हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका बेसिक आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है बच्चों, तो 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का भी फर्स्ट क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. Find their solution graphically, अभी तक हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली, अब हमको इनका फाइंड भी करना है सोल्यूशन। तो पहला वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 बच्चे, ठीक है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, अब कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, लेकिन रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज जितने भी हैं उनसे गर्ल्स का नंबर 4 जाता है, गर्ल्स ज्यादा ही रहेंगी। यदि बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स 6 रहेंगे, बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स 7 रहेंगे, इस तरह से सवाल है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बच्चे तो हैं, उनमें से कितने बॉयज और कितने गर्ल्स उस क्विज में पार्टिसिपेट किए, ठीक है ना बच्चे। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स और वाई हम लोग अपने हिसाब से चूज करेंगे यहाँ पर। तो लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने लेट कर लिए एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ये चूज कर लिया आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है रिलेशन, देयर आर 10, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 10, ये आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स से क्या मतलब है, बॉयज और गर्ल्स मिला के ना 10 है। इसका क्या मतलब है, x प्लस y is equal to 10. It is your first equation. How we get x plus y is equal to 10? This is number of boys and number of girls. Number of boys and number of girls all together makes number of student, that is 10. ठीक है बच्चों, ये पहला इक्वेशन आपने बना लिया। एंड दूसरा क्या कहता है रिलेशन आपको कि फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज है ये, इनसे 4 मोर देन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। कहीं ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि यहाँ पे प्लस करना है हमको 4, नहीं ना। यदि कंफ्यूजन हो रहा तो एक एग्जांपल से देख लो, जैसे गर्ल्स हैं, लेट गर्ल्स हमारे पास 6 हैं, बॉयज कितने हैं 2 हैं, तभी तो इससे 6 ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे देखो समझने के लिए कर रहे हैं, 6 इज इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब ठीक है, ये बीच में इक्वल का साइन है ना, तो बराबर हो गया दोनों तरफ से, इसलिए कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए बॉयज में प्लस किया हम लोगों ने, ताकि क्या हो जाए, इक्वेशन बराबर हो जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, अब इसको सही कर लेते हैं ना, ठीक है। x को यहाँ पे लाते हैं, क्या बनेगा, x इधर आएगा, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। अब इनको दिखाना है ग्राफिकली, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली दिखाना है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो ये ठीक है, ये ठीक है। y के लिए तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। y के लिए हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते ही हैं। इसको और बना लो इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 को y के लिए सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। y इक्वल टू क्या बना, 10 माइनस x, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, और ये ऑलरेडी इक्वेशन मिल गया बच्चों। इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका हमें टेबल बनाना होता है। पहला वाला लेते हैं, है ना। तो क्या है, y इज इक्वल टू
10 माइनस एक्स, इसके लिए टेबलिंग कर लेते हैं। ठीक, ये x ये y, 3 चाहिए हमने। ठीक, क्या रखना है, x की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, y इज 10, x की वैल्यू यदि मैं 5 रख दूं तो 10 माइनस 5 5। एक और चूज करूं, x की वैल्यू मैं 10 रख दूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे वाले ये एंड y इज इक्वल टू x प्लस 4 के लिए देखिए बच्चों, x y इसके लिए देख लेते हैं x प्लस 4। ठीक है, x की वैल्यू यदि मैं 0 रखूं तो 0 प्लस 4 4, x की वैल्यू यदि मैं 6 रख दूं तो 6 प्लस 4 10 हो गई। और 0 कैसे हो गया, x की वैल्यू मैं इधर इधर माइनस 4 रख लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, तो माइनस 4 प्लस 4 ये 0 हो गई। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करें भाई, ग्राफ बना लें, ग्राफिकली निकालना है सॉल्यूशन। ग्राफ बनाना आपको आया है पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपने ग्राफ बनाना देखा है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं इसको, देख लेना। तो चलिए ग्राफ क्या करना है, x माइनस एक्स, y है माइनस y है, 0 है, x जाएगा 10 तक, y भी जाएगा 10 तक, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉपी में करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माइनस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ा लेते हैं 10। ठीक है, ये चलो लिख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9, और ये माइनस 10, इस तरह से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10। चलिए पहला वाला, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 10, x 0 y 10, ये पहला पॉइंट हमको मिल गया। दूसरा वाला 5 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। सॉरी, ये गलत हो गया, है ना, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, ये दोनों फैक्ट यहां पर मिल रहे हैं, ये ठीक है। और फिर 10 एंड 0, x 10 y 0, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है बच्चों, एक्यूरेट रिजल्ट आपको ग्राफ कॉपी पे ही मिलेगा बच्चों, इस पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए दूसरा वाला, ये वाला था y इज इक्वल टू 10 माइनस x या x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही था ना, ये इक्वेशन था x प्लस y इज इक्वल टू 10 का। दूसरा y इज इक्वल टू x प्लस 4 के लिए 0 और 4, x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 4। सेकंड वन इज 6 10, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 10, भाई यहां पर हो रहा है। तीसरा वाला -4 एंड 0, x इज -4, वेयर इज y, अच्छा ये है, यहां पर है, इस तरह से जा रहा है। ठीक, मेरा एक्यूरेट नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि मैंने रफली बनाया हुआ है। आप लोग को देखना है y इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है बच्चों, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब इससे कैसे मालूम चलेगा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, क्या करोगे,
किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ग्राफ में दिखेगा कि ये कहां पर है और ये कहां पर है। ठीक है, चलिए ग्राफ पर, क्योंकि मुझे एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने रफली बनाया हुआ है बच्चों, तो आप लोग अपने ग्राफ पे इसको बना के देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक, तो चलिए एक मिनट देखते हैं हम लोग इसको कैसे करें। हाँ तो बच्चों, तो क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है, तो हम लोग अपने ग्राफ पे यहाँ से एक आपको लाइन दिख रही होगी ग्राफ में, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इसको, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, लाइन पे ही जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये x इज इक्वल टू 3 दिख रहा है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या दिख रही है ना, तो x 3 y 7 है ना। तो क्या लिखिएगा कि सिंस लाइन्स आर लाइन intersect at the point 3 7, so x is equal to 3, y is equal to 7, x is equal to 3 and y is equal to 7। पहला वाला x का होगा, दूसरा वाला y का होगा। x is equal to 3 and y is equal to 7। what is x? तो फाइनल आंसर इज सो नंबर ऑफ बॉयज, x लिया था ना 3 and number of girls is equal to 7। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा और ये y के लिए और ये x के लिए इस तरह से मिलाना होगा। नीचे जहां पर मिले ये x एक्सिस के लिए, ये y के लिए कोऑर्डिनेट बना लीजिए और इस तरह से लिखिए कि लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग है, किस पॉइंट पर है, 3 7 पे है, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई। x क्या माना था हमने? बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, y क्या माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप कर पाएंगे, फर्स्ट का सेकंड आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, अब अलजेब्रिक पे आ गए हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, on computing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, इनको कंप्यूट करना है। find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident, है ना। तो पहले वाले के लिए हम चेक करते हैं। ठीक, तो ये है पहला इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 और ये है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पे है ये पेयर, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, मतलब राइट साइड 0 होना चाहिए तभी हम कंपेयर करेंगे। तो राइट साइड 0 है, ठीक है, x है, y है, फिर कांस्टेंट है। तो कंपेयर करने पर फिर आप बताइए, a1 upon a2, it is a1 5, a2 is 7, चलिए कॉमा कर दीजिए, b1 upon b2 is equal to, विद साइन लेना है, विद साइन -4 by 6, -4/6, इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें, 2 2 जा 2 3 जा, दैट इज -2/3 और c1 upon c2 is 8/-9, 8/-9। चेक करें, तो पहला इन दोनों को ही चेक करें ना, तो है आप बताइए
a1 upon a2. 5 by 7 is equal to minus 2 by 3. No ना, तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ठीक है, क्यों? 5 by 7 is not equal to minus 2 by 3. तो ये कौन सा कंडीशन लगा? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That means lines are intersecting. ठीक है, यही तो पूछा है ना. Following intersect at a point. Line intersect at a point. Intersecting line मिल गया. ठीक है, यही बताना है इसमें. ठीक, कितना आसान है कि नहीं? बस ये साइन का समझ के रखना है और दूसरी बात ये समझना है कि सिंप्लीफाई कर देना है. जैसे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता कि ठीक है, ये सिंप्लीफाई होगा, ये नहीं हो सकता. ठीक, इनको कंपेयर करना है. ये पहली कंडीशन लग गई इसमें. ऐसे सेकंड वाले में देख लेना और थर्ड वाले में देख लेना. सेकंड वाले में देख रहे हो आप 9/18 दैट इज 1/2. b1 upon b2 का देखिएगा 3/6 दैट इज 1/2. c1 upon c2 12/24 1/2 1/2 1/2 1/2. मतलब तीनों ही इक्वल का मतलब कैसी लाइन? लाइंस आर कोइंसिडेंट. इस तरह का आएगा. तो चलिए सेकंड और थर्ड नंबर आप होमवर्क में करेंगे. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. ठीक, थर्ड की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, इनमें से एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये चर्चा पहले कर लें. ठीक है, क्वेश्चन लिख ले पहले हम. क्वेश्चन तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने के लिए यहां पर पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और है 2x माइनस 3y. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. ये इस तरह का है बच्चों. ठीक, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Consistent है या नहीं, inconsistent है या नहीं. तो consistent कब होगा? ठीक है, consistent कब होगा और inconsistent कब होगा? ठीक, consistent कब होगा? whether it has a solution. तो solution कब होगा? जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाए या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए. मतलब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, है ना. यूनिक वाली कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन इसमें हो. ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हो इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाए. इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है तो ये यूनिक है और ये कंसिस्टेंट है. दूसरी बात, और सॉल्यूशन कब मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए. और ये इसका कहने का मतलब है कि ये लाइन कैंसिल हो जाए, लाइन ये हो जाए, एक के ऊपर एक हो जाए. मतलब कि लाइंस शुड बी कोइंसिडेंट. तो ये दो कंडीशन होगा तब ये कंसिस्टेंट होगा बच्चों. और इनकंसिस्टेंट के लिए केवल एक ही तरीका बचा है. कौन सा? a1 upon a2 तो इक्वल हो जाए b1 upon b2 के, लेकिन c1 upon c2 इनमें से किसी के भी इक्वल ना हो. और ये कंडीशन आपको पता है किसमें होती है? पैरेलल लाइंस में होती है. ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन जब भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन हो या पैरेलल लाइंस हो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अब इसमें हमको पता करना है, ये क्वेश्चन है. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप लोग नोट कर सकते हैं. याद रखने का तरीका, इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन का मतलब c1 upon c2 बाकी दोनों के इक्वल नहीं है. बाकी दोनों ही कंडीशन में यूनिक
सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, इट विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ही है कि सोल्यूशन होना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं a1 अपॉन a2 क्या है, 3/2। b1 अपॉन b2 क्या है, 2/-3। इसको हम सीधा सीधा -2/3 लिखे ना। और c1 अपॉन c2, ठीक, c1 अपॉन c2 क्या होगा, इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे बेटा इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये 5 इधर गया तो क्या बना, -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ गया तो ये, तो क्या बना, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7 का मतलब 5 अपॉन 7। अब इनको कंपेयर करो, यार देखो 3/2 इज इक्वल टू -2/3। नो, we are right, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, है ना। 3/2 is not equal to -2/3। a इसके इक्वल नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब है क्या हुआ, here is intersecting lines या लिखिए या यूनिक सॉल्यूशन लिखिए, here is unique solution। so क्या पूछा है, लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हुआ, so there is consistent lines, there is consistent lines। ठीक है, वहां पर कैसे है, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक, तो कंसिस्टेंट इस पे हो गया, और किस पे होगा, इस पे होगा, इस पे नहीं होगा। बस यही तो करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं ज्यादा इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप कर पाएंगे, और जितना आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैथ्स उतनी ही आएगी। ठीक है, मैथ्स का मतलब ही है क्या, प्रैक्टिस, है ना। मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 का 1 देखिए, on comparing the ratio, वही चीज है, a1 upon a2, b1 upon b2 and so on upon b2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। sorry, ये तो हो गया। if consistent obtain the solution graphically, और यदि consistent है तो solution को क्या बनाना है, graphically बनाना है। तो ये तो बनता ही है, आपको बनता है ना। तो consistent होगा, consistent कब होगा, इस तरह में या इस तरह में। और जब ये दोनों हैं तभी आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और जब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent, question is if consistent obtain the solution graphically, तब solution को graphically बताओ आप, graphically कैसे होगा। ठीक, तो क्या मुझे इसमें से लेना चाहिए, कोई सा भी लेना चाहिए, बताएं आप लोग। नहीं लेना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का भी बन गया है बनाते, और ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आपको आ गया है समझते, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं पूरा छोड़ रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए ग्रुप में, मुझे लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओ ओनली 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन कैसा है, गार्डन रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो मालूम है ना, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का ट्वाइस इज द पेरीमीटर, whose length is 4 meter more than its width, इसकी width से लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ और width को x और y मान लेंगे। इज 36 मीटर, व्हाट इज 36 मीटर, here
हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इंग्लिश में आपने पढ़ा है, तो इसको ऐसे पढ़े हम लोग, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, और उस गार्डन में लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस का मतलब वही लेंथ और विड्थ को बनाना। ठीक, तो हम लोग इसका लेट कर देते हैं, लेट लेंथ of garden is equal to x meter and width of garden, width कितना है बच्चों, y मीटर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, पहले हम लोग लेंथ विड्थ की कंडीशन है, लेंथ इज ठीक है ना, लेंथ इज क्या 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, ये इससे ज्यादा है तो इक्वट करने के लिए यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, एंड ये ऐसे करेंगे, हाफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है भाई 36 मीटर है, हाफ द पेरीमीटर, इसको मैं ऐसे कर देता हूं हाफ। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ मेरी क्या है x और विड्थ क्या है भाई y है, इज इक्वल टू 36, इस तरह से बनाया मैंने। इसमें समझने में कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये हाफ लगाया, ये पेरीमीटर लगाया, इज इक्वल टू 36 लिखा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। ओपन कर देंगे तो देखिए 1/2 into 2 x plus y इज इक्वल टू 36, ये और कैंसिल ना, तो क्या बना x plus y इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो अब इसको ग्राफिकली ही निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफिकली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्राफिकली कैसे निकालें हम इसको। ठीक है बच्चों, कैसे निकाला जाए ग्राफिकली, दो इक्वेशन है आपके पास में, पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, चलो इनके लिए टेबल बना लेते हैं। तो पहला वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इसको y के लिए क्या करो, सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा, y के लिए सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या बनेगा x माइनस 4, ये बनेगा। ठीक है, तो x y इज इक्वल टू x माइनस 4 हो गया, तो x माइनस 4 है ना, इंटरचेंज करके देख लेना ना, मैंने y को यहाँ ले गया और x को यहाँ लाया, x माइनस 4 इज इक्वल टू y, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 4, x की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, x की वैल्यू ये 0 रख दिया तो y की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू यदि मैं 4 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो x की वैल्यू कुछ और रख लो भाई, तो x की वैल्यू मैं यदि 6 रख लेता हूं, 6 माइनस 4 इट इज 2, ये फर्स्ट टेबल हो गया। सेकंड वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यदि हम y के लिए सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू क्या है 36 माइनस x। चलो इसके लिए टेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर, तो रखिए बड़ा नंबर। अब यदि 0 रखने जाएंगे तो 36 हो जाएगा भाई, बड़ा लंबा आने वाला है, तो कुछ तो करें हम लोग। तो चलो कोई बात नहीं, 36 तो नहीं रखते, क्या रख लो, x की वैल्यू जैसे हमने रखी 20, ठीक है 20 तो हम लोग दिखा देंगे, तो 20 x की वैल्यू रख ली 20, तो 36 माइनस 20 दैट इज 16। ठीक है, x की वैल्यू रख ली 18, तो 36 माइनस 18 दैट इज 18। ठीक, और क्या रख लूं भाई, x की वैल्यू कुछ और बताइए,
है ना, इससे थोड़ा सा कम रखें, 16 रख दें, 16 रखने से ये आ गया 20। ठीक, अब इनका ग्राफ बना लो भाई, इनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके सॉल्यूशन निकालना है ना। कर दूं क्या? चलिए कर ही लेते हैं इसको। ये दो टेबल है हमारे पास में, हाँ अब बस इसके लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्केल ऐसा रखना है कि जिसमें दोनों ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो एकोमेंट हो जाए अच्छे से, है ना, उसमें किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा ना हो, आराम से हो जाए। कैसे करूं? एक्सिस में 4 2 की टेबल पे है, ठीक है, और ये 20 है ना, तो ऐसा करें कि 2 2 के फॉर्म पे चले, 1 2 नहीं करेंगे, 1 2 करेंगे तो 20 तक जाएंगे, हालांकि आपके बड़े ग्राफ में हो जाएगा, ठीक है। छोटा करना चाहते हो तो मैं 2 2 लेता हूँ, 20 तक जाएगा तो 10 तक। ये इस तरह से -20 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18, इसी तरह से 10। तो ये 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -20 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18। चलो भैया हो गया। 0 और -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 कहां पर है? ये है 0 -4, 4 एंड 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये देखो, ठीक है। 6 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ये भैया इस तरह से ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए ना। आगे तक बढ़ाना है, केवल यहीं पे सीमित नहीं रखिएगा, पूरे ग्राफ में फैला लीजिए, ठीक। किसका बना? ये बना x - y = 4, ये लाइन x - y = 4, ठीक। x + y = 36 के लिए ये है 20 और 16, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, भाई यहाँ कहीं पर आ रहा है, ठीक। फिर 18 18 दोनों की 18, ये 18 और ये 18, ठीक है। 18 18 होगी, 16 20, x की वैल्यू 16 और y की 20, ये तो ये इस तरह से आ गई। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल गई है ना, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट में मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने रफली किया है, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आना क्या चाहिए इसमें, ठीक। ठीक है, तो आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हाँ बच्चों, तो क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट नहीं आ रहा है मेरा, आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पर ये x20 से मिल रहा है, और सॉरी यहाँ पर ये किससे मिल रहा है? 20 से, और यहाँ पर 16 से मिल रहा है, 20 सॉरी ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर 16 से करीब मिलना चाहिए इसको, और यहाँ पर 20 से मिलना चाहिए। तो आप इसको करके देखिएगा बच्चों, तो आपका
इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा 20 और ये y इज इक्वल टू आएगा 16। इस ग्राफ में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ एक्यूरेटली बच्चों, क्योंकि ये रफली बनाया हुआ है। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये क्या होगा 20 एंड 16। ठीक है, इससे भी चेक कर सकते हैं 20 प्लस 16 36 हो जाएगा और 20 माइनस 16 दैट इज 4। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि लेंथ हो गई 20 मीटर की और जो ब्रेड्थ हो गई इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपने ग्राफ पे बनाइए, आपका बिल्कुल सही आएगा। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि रफली बनाया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। ठीक, थोड़ा समझते हैं इसको करना कहां पे है, कैसे करना है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, सॉरी 6 तो बहुत आसान है। ठीक, 6 नंबर देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है 6 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, बहुत आसान है, आप इसको होमवर्क में करें। ठीक है, तो एक इक्वेशन गिवन है आपको, एक इक्वेशन ये गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो आपको गिवन है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड इज पहला इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले वाले में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो दूसरा इक्वेशन में आपको पता है ना कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। आप इस तरह का कुछ बना लीजिए, जैसे हमने 2x रखा, यहां पे बदल देते हैं हम लोग, मैंने कर दिया 5y, इसको वही रहने दो या नहीं रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनका रेशियो a1 अपॉन a2 तो 1 आया और b1 अपॉन b2 का क्या आया 3/5। तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही पे बात खत्म, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था कि पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि ये और ये इनका रेशियो सेम होगा, यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, ये एक इक्वेशन है तो क्या करें 2x प्लस 3y यही लिखें, लेकिन यहां पर बदल दें, यहाँ पे नंबर भी बदल सकते हैं, साइन भी बदल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर प्लस 8 भी करते हैं तो भी चल जाएगा। देखो 1 अपॉन 1 3/2 दैट इज 1, 3/3 दैट इज 1, माइनस 8 अपॉन 8 दैट इज -1। तो ये क्या हुआ, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल हो गया इन दोनों के, नहीं नॉट इक्वल हो गया ना, तो या तो माइनस साइन बदल दीजिए, वही रहने दीजिए, या फिर कोई और नंबर भी रख दीजिए। यदि माइनस वही रखना है तो कोई और नंबर रख दीजिए, चलेगा। ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस के लिए। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन के लिए, कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तीनों ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये गलती नहीं करना कि ये इक्वेशन उतार दिया हम लोगों ने, ये इक्वेशन नहीं उतारना है, हमको क्या करना है, इसका कोई मल्टीपल, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, या 3 से कर दिया या 4 से कर दिया, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे मैं 2 से करके दिखा रहा हूं, तो इट इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इनका रेशियो देखिए 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, -8 अपॉन -16 भी 1/2 आएगा। तो ये क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 0 is equal minus 12 is equal to 0। दो लाइन है, दो लाइन का ग्राफ बनाइएगा वैसे टेबल बना करके। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। आपको केवल आइडिया दे रहा हूं, ये इस तरह का आपका ग्राफ आएगा, जैसे एक लाइन जैसे इस तरह से आ रही है और दूसरी लाइन ये मान लीजिए इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, ये ग्राफ आप बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। दीज लाइन, एक लाइन, दो लाइन और ये एक्स एक्सिस, तो मतलब ये और ये ट्रायंगल बन गया ना, एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच का एरिया। ठीक है, ये वाला नहीं देख लेना,
ये तो दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच में, दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच का ये है, तो इनका नाम दे देना बच्चों a b c और इनके कोऑर्डिनेट्स बता देना। यहाँ पर x कितना है, y कितना है, यहाँ पर x कितना है, y कितना है, यहाँ पर x कितना है, y कितना है। यहाँ पर देखना y 0 है ना, x बस हुआ कुछ, यहाँ पर भी x 0 है, यहाँ पर x और y दोनों ही मिलेंगे आपको। इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताना है और क्या करना है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और इस ट्रायंगुलर रीजन को इस तरह से आपको क्या करना है, शेड कर देना। ये लो है, ठीक है। तो ग्राफ बनाइएगा, एक्स एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बनेगा, उसको शेड कर दीजिएगा, और ये जो क्या आया, कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको लिखिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, एक्स वाई जो भी आएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका सोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बनना चाहिए। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड में पहली मेथड कौन सी, सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, नेक्स्ट क्लास होने वाली सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग जाएंगे 3.3 में, 3.3 ही जाएंगे ना, ठीक है बच्चों। तो 3.3 जाएंगे हाँ 3.3, ठीक। तो 3 तरह के अलजेब्रिक मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके चैप्टर से हट गया, आपके सिलेबस से हट गया है। चलिए बच्चों इतनी तैयारी करके रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। हैव अ गुड डे।